Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and we are here to study class 11th NCERT Geography, India Physical Environment, and we've already completed the first chapter of this book. Chapter number 2 is not a part of your syllabus as of now because CBSE has apparently deleted it. But now we would be starting with chapter number 3, that is your drainage system. And once we are done with this chapter, we would be done with our syllabus for term 1. And after that, we would be studying chapter number 2 because you should know it. It's a very good chapter. It's very important for your understanding. So we would be doing it. But once we are done with our syllabus, and that is we would do chapter number 3 first, then chapter number 2. Let's move on. टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब वो जो आपके घर के बाहर से नाला जाता है उसकी बात नहीं हो रही है. इस ड्रेनेज सिस्टम में बात हो रही है बड़ी नदियों की, रिवर्स की. एक्चुअली में आप उस नाले को भी कंसिडर कर सकते हो. वो जो नाली, वो जो घर के बाहर से आपकी जो सीवेज जो भी जा रहा है, इट इवेंचुअली मीट्स अप इन दी रिवर, रिवर मीट्स इन दी ओशंस, रिवर मीट्स इन दी सीज मीट्स टू ओशंस. तो इस पूरे को हम एक ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं. आपने देखा होगा नदियों से, नालों से पानी जाता है, नदियों से और रिवर से पानी इधर उधर जाता है. देन देयर इज एक्सेस वाटर. रेनी सीजन में जब बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी भर जाती है, water move from one place to another through these sources. Had these channels not been there, large scale flooding would have occurred. और अगर आप just imagine a life, a place जहाँ पे नालियाँ नहीं है, जहाँ पे there is no sewage, there is no source of your home water going out, तो क्या होगा? आपके रोड्स के बाहर पानी कुछ, मतलब आपके घर में पानी भरा हुआ है, आपके रोड्स में पानी भरा हुआ है, there will be just water everywhere. So and then you will not have clean water. So you can imagine, कि अगर पानी, नालियाँ नहीं होंगी, सीवेज नहीं होगा, ड्रेन्स नहीं होंगी, तो how would your life would be? सब जगह फ्लडिंग हो जाएगा. wherever channels are ill defined or choked, flooding is a common. और इसी वजह से कोई भी एरिया, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे ये जो चैनल्स हैं, यानी कि रिवर के चैनल्स, पानी के चैनल्स, नालों के चैनल, सीवेज का चैनल, अगर ये कहीं भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड का मतलब अगर ये कहीं भी फिक्स्ड नहीं होता है, प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे फ्लडिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमेना होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है. द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स. अब ये इस बुक में हम जितने भी डब्बे होंगे उनको भी पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज बॉक्सेस का कंटेंट एज वेल बिकॉज इट कम्स एग्जाम. सो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, यानी कि जो पानी का फ्लो होता है, अगर एक वेल डिफाइंड चैनल्स होते हैं, मतलब आप घर के बाहर से जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे भी, अगर पानी का फ्लो का, पानी का एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए एक अच्छे से डिफाइंड करे हुए चैनल्स होते हैं, तो उनको हम ड्रेनेज बोलते हैं. और इन्हीं का एक, कोई भी एक नाली को आप ड्रेनेज बोल देते हो और इन्हीं के एक नेटवर्क को आप ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हो. द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. और किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, अभी इसमें बचपन में हम ड्रेनेज सिर्फ अपने घर के बाहर की नालियों को बोलते थे, बट इसमें इट इज़ यूज्ड फॉर अ वाइडर टर्म. इसमें आपको नदियाँ, सीज, ओशंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस ड्रेनेज. तो ड्रेनेज जो है हमारा, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से चला आ रहा है. जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से चला आ रहा है का मतलब, यानी कि जब से टाइम शुरू हुआ है, जब से समय शुरू हुआ है, ज़मीन बनना शुरू हुई, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. याद है हमने सीनोजोइक, पेलोजोइक, वो सब हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा था, उसी में आता है कि किस तरीके से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये डिपेंड करता है. हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो इंडिया था वो पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में जुड़ा हुआ था, एंड धीरे धीरे इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स यूरोप एंड देन मिल गया. तो ऐसा नदियाँ तब पहले थी या नहीं थी, बाद में आई या नहीं आई, ये चीज़ अब हम देखेंगे. और आई तो क्यों एक नदी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, क्यों कोई नदी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, क्यों हमारी सदर्न इंडिया में ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और कम रिवर्स अरेबियन सी में जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. गंगा के बारे में पढ़ेंगे. आज तक आप सिर्फ गंगा का नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम और इंडस का नाम पढ़ते थे और उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते थे. इस चैप्टर में हम उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट रिवर्स. आई होप यू लाइक इट. सो जो ड्रेनेज पैटर्न है ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर पे डिपेंड करता है. रॉक्स कैसी हैं, पत्थर कैसे, हमने बात करी कि नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ इरोजन करती हैं. नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ एक एजेंट का काम करती हैं सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए. तो रॉक्स कैसी हैं, टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप यानी कि ढलाव किस तरफ है. अब अगर यहाँ से कोई नदी जा रही है और स्लोप इस तरफ है, तो नदी ऐसे तो जा नहीं सकती ना, मोटर तो लगी नहीं हुई है कोई कि पानी ऊपर तक आ जाएगा.
कोई नदी अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इधर से, तो जाहिर से वो नीचे को फ्लो करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो किसी भी का जो ड्रेनेज का पैटर्न होता है वो टाइम पीरियड पे, नेचर पे, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पे, टोपोग्राफी पे, स्लोप पे, वाटर कितना फ्लो जा रहा है, उसमें से कितना पानी जा रहा है और कितने समय के लिए पानी जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड ऑफ फ्लो यानी कि कितना टाइम तक उसमें से पानी इधर से उधर मूव करता है, यानी कि क्या वो रिवर साल भर पानी जाता बहता है, उसमें कुछ समय के लिए बहता है, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सो पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज और सिटी? क्या कोई नदी है आपके घर के आसपास, कोई विलेज, आप पता होगा, देखी होगी आपने नदी आपके घर के आसपास, किसी ने कुछ ना कुछ छोटी से छोटी नदी तो होती ही है। कभी आपने वहाँ पे बोटिंग बाथिंग करी है, आप ये देख सकते हो। अब जो नदियाँ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं आपकी पेरिनियल रिवर्स और एक होती हैं आपकी एफेमेरल रिवर्स। PERENNIAL पेरिनियल एंड EPHEMEARL एफेमेरल। तो ये आपकी पेरिनियल और एफेमेरल रिवर्स होती हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें हमेशा पानी होता है, यानी कि साल भर इनमें पानी फ्लो करता है, ऑलवेज विद वाटर। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, बट पानी हमेशा होगा। एफेमेरल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें पानी सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे होता है, यानी कि जब बारिश होगी तब इनमें पानी होता है, जब बारिश नहीं होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सूखी ही पड़ी रहती है। समझ में आया? There are perennial rivers and ephemeral rivers. Perennial rivers have water throughout the year and ephemeral rivers have water for short period of time. Do you know that rivers flow in the same direction? और ऐसा तो होता नहीं है कि गंगा आपकी ऐसे निकल रही है, आज मूड नहीं है, आज इस तरफ जरा राजस्थान घूम के आते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं ये। एंड हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न होता है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा कि क्या रीज़न होता है फॉर अ रिवर टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर। हमने देखा दैट हाउ पहाड़ से निकलती है, टोपोग्राफी, स्लोप, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं रिवर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। वाई डू हमारी कंट्री में जो रिवर्स हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्दर्न इंडिया में, और वेस्टर्न घाट से। क्यों सारी जो नदियाँ शुरू होती हैं वो हिमालय से ही क्यों शुरू होती हैं, और नीचे साउथ इंडिया में क्यों सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट से ही शुरू होती हैं? सब कुछ नदियाँ छोटी छोटी जो आपके विंध्याचल और सतपुरा रेंज से भी ओरिजिनेट होंगी, बट वाई? क्यों कहीं से भी मेरा मानना है आज चलो यहाँ से नदी ओरिजिनेट हो जाए मेरे घर से, ऐसा नहीं निकल सकती है, वाई? तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड क्यों वो नदियाँ जो निकल रही हैं, जो हिमालय की नदी हैं, वो सारी बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्टर्न घाट से नदी जा रही है आधी थोड़ी सी अरेबियन सी में, मैक्सिमम आपकी ईस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती है। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। अब क्या होता है ना, नदी कहीं एक जगह से पानी लेके आती है, यानी कि एक उसकी सोर्स होती है। मान लो यहाँ से एक नदी जा रही है, उसने सारा पानी यहाँ से उठाया, इसको हम क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। कैच किया ना, उसने पानी को कैच करके लाई है और आगे दे रही है, तो इसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। यानी कि जहाँ से नदी अपना पानी उठा के लाती है, जनरली कोई लेक, अभी आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी लेक्स का नाम, मानसरोवर लेक, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर्स लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ से पानी उठ के बहने के लिए शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। An area drained by a river and its tributaries is called drainage basin. कोई भी एरिया जो एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पे पानी मतलब अपना एक नदी यहाँ से फ्लो करी, उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ 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 यहाँ, तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसन बोलते हैं। एक नदी और उससे जुड़ी हुई उसकी ट्रिब्यूटरीज जितने एरिया को कवर करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। The boundary line separating one drainage basin from the other drainage basin is known as watershed. यानी कि एक बाउंड्री बनी होती है, एक लाइन बनी होती है जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से, क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि गंगा का जो सिस्टम है, गंगा और उसकी जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज, और इधर इंडस और उसकी जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज को जो डिविजन करती है, जो एक लाइन होती है जो डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड। क्या बोलते हैं? Watershed. The catchment of the large rivers are called river basins, while those of the small rivulets and rills are also referred to the watersheds. अब क्या है ना,
वाटरशेड के भी दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये था जहाँ से जो कि दो रिवर बेसिन्स को डिवाइड करते हैं। एक और मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, यानी कि अगर बड़ी बड़ी नदियां हैं वो कहाँ से पानी लाएंगी, वो कैचमेंट एरिया से पानी लाएंगी। जो छोटी रिवर्स होती हैं जिनको हम रिल्स भी बोलते हैं, ये अगर पानी कहीं से लाती हैं, रिव्यूलेट्स या रिल्स बोलते हैं, ये अपना पानी कहाँ से लाती हैं, वाटरशेड से लाती हैं। तो ये जो वाटरशेड टर्म है ये दो चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है। एक एज अ डिविजन, अरावलीज जो है, अरावलीज जो पहाड़ हैं आपके राजस्थान में और थोड़ा सा दिल्ली हरियाणा में, वो पहाड़ एक तरीके से गंगा के सिस्टम को और इंडस के सिस्टम को सेपरेट कर देते हैं, उनको हम वाटरशेड बोलते हैं। बट कभी कभार जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो भी कहीं से पानी लेके आती हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, वाटरशेड। वाटरशेड्स आर स्मॉल इन एरियाज वाइल द बेसिन्स कवर लार्ज एरियाज। तो जो वाटरशेड होते हैं वो छोटे एरियाज में होते हैं और जो रिवर बेसिन्स होते हैं वो बड़े एरियाज में होते हैं। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक बहुत छोटी सी नदी कहीं से जा रही है और वो जिस एरिया में घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड बोलते हैं। पूरे बड़े सिस्टम को रिवर बेसिन बोला जाता है। आई एम रिपीटिंग, गंगा तो बहुत बड़ी नदी हो गई, कोई छोटी सी रिवर, सरयू, सरयू इज ए रिवर जो कि अयोध्या में से बहती है। अगर अब हम सरयू की बात करेंगे, सिर्फ सरयू रिवर की, तो सरयू रिवर का जो एरिया है, यानी कि जितने एरिया में वो पानी को सप्लाई करती है या पानी उसका बहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटरशेड। क्या बोलेंगे, वाटरशेड। और जब हम सरयू, उससे जुड़ी हुई उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज से जुड़ी हुई उसकी ट्रिब्यूटरीज, सबको ज्वाइन कर लेंगे तो हम उसको बोलते हैं रिवर का बेसिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट इज पेरिनियल, व्हाट इज एफिमेरल, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, व्हाट इज अ कैचमेंट एरिया, व्हाट इज अ वाटरशेड, सारी चीजें यू शुड। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स। अब इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न से क्या मतलब है कि किस तरीके से ये जो नदियां हैं, ये जो रिवर्स हैं, इनका ड्रेन होने का, यानी कि जब ये पानी बहता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह में, तो क्या ये कुछ पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि इज देयर अ पैटर्न टू दिस, कोई डायरेक्शन है कुछ, इज देयर एनी पैटर्न। तो हाँ, पैटर्न होते हैं, देयर आर सेवरल पैटर्न्स। हम 4 पैटर्न्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है डेंड्रिएटिक। डेंड्रिएटिक का मतलब होता है ट्री लाइक। डेंड्रिएटिक का मतलब क्या होता है, ट्री लाइक, ट्री के जैसा। तो जब नदी एक ब्रांचेस के फॉर्म में, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, जो एक ऐसे पेड़ है और ऐसे ऐसे ब्रांचेस के फॉर्म में निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेंड्रिटिक। क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक सिस्टम, ब्रांचेस ऑफ ट्री की जैसे। जनरली जो आपकी नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स हैं वो डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर आता है आपका रेडियल। रेडियल में क्या होगा, एक पहाड़ होगा, ऐसा ये पहाड़ होगा, पहाड़ ले लेते हैं, हमारे पास पहाड़ तो है ही ना, नकली पहाड़ हम बना सकते हैं। तो ये पहाड़ है, एक नदी यहाँ से आ रही 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 है, मतलब इसके 4-5 जगह से नदियाँ आ रही हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। याद रखना है, ऐसी सिमिलर एक और होगा, अभी बताऊंगी आगे। जो रेडियल है ये सेंटर में है, नदियां चारों तरफ से आसपास से जाती हैं, उसको हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। जब रिवर्स एक हिल से चारों डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, दैट इज नोन एज रेडियल। अमरकंटक जो हमारी रेंज है, ये हमारी विंध्याचल में है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पता चलता है। When the primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle। अब क्या होगा, एक नदी ऐसे जा रही थी, एक नदी यहाँ से आके इससे सीधी एकदम, देख रहे हो, राइट एंगल पे मिल गई, इससे नदी यहाँ ऐसे राइट एंगल पे मिल गई, इससे नदी यहाँ ऐसे राइट एंगल पे। मतलब जब नदियाँ राइट एंगल पे मीट करती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैलिस। क्या बोलते हैं, ट्रैलिस पैटर्न। व्हेन जो रिवर्स है वो अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है सारे डायरेक्शन में, अब क्या है, एक और है, ये पैटर्न क्या है, ये गड्ढा है, रिवर यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, और सबने अपना पानी यहाँ पे गड्ढे में डाल दिया, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। आपको ध्यान रखना है, ट्री लाइक डेंड्रेटिक, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ हिल, यानी कि हिल से निकले ओरिजिनेट हो रही है तो उसको बोलेंगे रेडियल। राइट एंगल पे मीट कर रही है तो उसको बोलेंगे ट्रेलिस। और सारी नदियां एक गड्ढे में आके, एक सेंटर में आके अपना पानी डिस्चार्ज कर रही हैं, छोड़ रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। So this was the about the drainage patterns.
River basins and watersheds are marked by unity. I mean, what happens in one part of the basin or watershed directly. अभी क्या होता है, जो river basins होते हैं, जो watershed होते हैं, एक दूसरे पे dependent होते हैं. एक एरिया में अगर कुछ होगा तो दूसरे एरिया में उसका प्रभाव पड़ता है. डायरेक्टली इफेक्ट्स दी अदर पार्ट्स और एज अ पूरी यूनिट एज अ होल. यानी कि अगर कहीं पे बाढ़ आएगी तो पूरी यूनिट को इफेक्ट पड़ेगा. कहीं पे पानी कम हो जाएगा तो हर जगह पानी की जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी. दैट इज वाई इनको हम मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो, मीजो और मैक्रो प्लानिंग के लिए बोलते हैं. माइक्रो, मीजो, मैक्रो. माइक्रो क्या होता है? माइक्रो यानी कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे प्लानिंग करते हो. मीजो यानी कि आप ग्रुप लेवल पे प्लानिंग करते हो. और मैक्रो यानी कि आप एज अ होल नेशन लेवल पे प्लानिंग करते हो. तो क्योंकि जो रिवर्स होती है एक बहुत क्लासिक एग्जांपल होती है कि अगर कहीं छोटी सी भी एरिया में कुछ इम्पैक्ट होगा तो एक लार्जर इम्पैक्ट आप देख सकते हो. इसीलिए ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल होती है फॉर मीजो, माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग. इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पे हम क्योंकि अभी एक ही चैप्टर बचा है तो आई डोंट वांट टू रश विथ थिंग्स. आप धीरे धीरे हम करके वी कैन कंप्लीट दिस सिलेबस. सो वी वुड बी कैटेगराइजिंग रिवर्स. हम देखेंगे कि कैसे रिवर्स अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, हिमालय से, पेनिनसुलर इंडिया से, छोटी रिवर्स, बड़ी रिवर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में वी वुड बी टॉकिंग इन द अपकमिंग क्लास. Thank you so much for attending my class, and if you like the class, please do hit the like button, subscribe the channel if you haven't till now, and leave your comments, compliments and suggestions. It would be very, I would be very thankful for that. And have a nice day. Goodbye.